नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी लंबे अरसे बाद, लगभग 2-3 महीने पहले मैंने संविधान शुरू किया था और इस पर्पज से शुरू किया था कि आगामी जो भी परीक्षा हो उसमें संविधान के बाहर, संविधान को जो मैं पढ़ाऊँ उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, माफ़ी चाहते हैं, रीजंस होते हैं सबके अपने अपने। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, नया साल है, एक और प्रयास करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ लगातार क्लासों को मेंटेन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे। नागरिकता के बारे में पढ़ा था कि नागरिकता कहाँ से प्राप्त होती है, जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण, देशीयकरण, अर्जित वाक्य समामेलन द्वारा, समाप्ति कैसे होती है, वो सब हमने पढ़ लिया था। इसके नेक्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम हर टॉपिक्स को डिटेल से चर्चा करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको वापस रिकॉल कराऊंगा, आपको समय खराब करें। नागरिकता की परिभाषा, कई बार जब आप जुडिशरी में इंटरव्यू के लेवल पे होते हैं या आप मेंस लिख रहे होते हैं और वहां नागरिकता पे 1-2-3 नंबर का छोटा सा कोई क्वेश्चन दे देता, नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे अर्जित और कैसे समाप्त होती है, अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए नागरिकता के बारे में तो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरव्यू लेवल पे अक्सर ऐसी चीजें पूछी जाती है। नागरिकता है क्या? सिटीजनशिप, ये नागरिक है, इसको नागरिकता कर लेना आप, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है। क्या है? लीगल स्टेटस है नागरिकता, जिसमें एक व्यक्ति किसी स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है और बदले में उस राज्य से संरक्षण प्राप्त करता है। ठीक ऐसी स्थिति कि हम किसी के प्रति होनर्स रहते हैं और वो बदले में हमें कुछ रिटर्न करता है। तो नागरिकता क्या है? एक लीगल स्टेटस है, विधिक परिस्थिति है, जिसमें कोई भी व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है और बदले में उस राज्य से प्रोटेक्शन प्राप्त करता है, संरक्षण प्राप्त करता है। साधारण स्थिति हम हमारे मामलों में देख लो, हम राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। राजस्थान हमारा राज्य, हमारे राज्य क्या देता बदले में? वेलफेयर स्कीम्स देता है। आपके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ है तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट करते हुए आपके केस लड़ेगा, उस व्यक्ति को सजा कराएगा। हम लीगल स्टेटस से देख रहे हैं कि आप देखते हो ना, क्रिमिनल मामलों में हमारी तरफ से एपीओ, पहले एपीपी बोलते थे जिसको पीपी, ये खड़े होते हैं। क्यों होते हैं? रीजंस क्या है? कि राज्य हमें प्रोटेक्शन देता है, आर्थिक रूप से प्रोटेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई है, हर प्रकार की प्रोटेक्शन जो स्टेट दे सकता है। तो आपको डेफिनेशन के लिहाज से सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज ए लीगल स्टेटस इन विच ए पर्सन एक्सप्रेसेस देयर एलिजियंस टू द स्टेट एंड इन रिटर्न रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। याद हो जाएगी परिभाषा, सिंपल विधिक परिस्थिति है जहां हम राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं और राज्य रिटर्न में हमें कुछ दे रहा है, ठीक है। बहुरू खान, ठीक है, ऐसा ही मामला ये नागरिकता वाला कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी व्यक्ति या किसी भी प्रॉपर एक मेनर के प्रति हम समर्पित रहते हैं कि यहां से हम कुछ लेना चाहेंगे और वो बदले में कोशिश करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो चीज वो प्रोवाइड करवा सके। एक केस है बहुरू खान वर्सेज भारत संघ। इसमें कहा था कि अधिक समय तक रहने से और उस अधिक समय तक रहने के कारण मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाने से कोई विदेशी महिला या विदेशी व्यक्ति देश में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। आप जैसे किसी जगह पे लॉन्ग टाइम तक रह लेते हो या वहां पर किसी जगह पर ज्यादा टाइम तक रहने के कारण मतदाता सूची में आपका नाम आ जाता है, वोटर लिस्ट में, तो इस कारण कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी महिला को भारत में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास वोटर आईडी है, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। तो ये सिटीजनशिप पे एक केस आया था कि सिटीजनशिप, वोटर आईडी को सिटीजनशिप का आधार नहीं मान सकते। अभी एक प्रक्रिया चल रही है SIR, ठीक है। वोटर लिस्ट का समय समय पे इंस्पेक्शन होता है और उसमें जो 20-25 सालों में
कि कौन व्यक्ति मर गया, कौन व्यक्ति विवाहित हो गया, विवाहित हो गया तो उसका यहां से नाम काटो क्योंकि अगली जगह वो उसका नाम जुड़ चुका है। तो उस चीजों को रिव्यू करते हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया में यही करते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति मर गए हैं या विदेशी नागरिक है, कहीं आपको आप जगह जगह पढ़ रहे होंगे कि विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ एरियो में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी लोगों ने आकर वोटर लिस्ट बना ली और वो उसके आधार पर वहां के नागरिक होने का दावा कर रहे हैं। तो बबलू खान यूनियन ऑफ इंडिया का केस, लॉन्गर रेजिडेंस एंड इंक्लूजन इन द वोटर लिस्ट डू नॉट ग्रांट ए फॉरेन वुमन या ए फॉरेन पर्सन द राइट टू रिसाइड इन द कंट्री। समझ में आ गया? बहुत समय तक रहने, वोटर लिस्ट में नाम आ जाने से कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है। केस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, 1963 का केस है। कंपनी नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी लीगल स्टेटस रखती है, लिविंग थिंग्स ही नागरिक हो सकती है। तो कंपनी नागरिक नहीं है। परंतु बाद में एक केस आया था आरसी कपूर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा कि जब आर्टिकल 19 में जाकर आप देखोगे कि वहां कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर को किसी प्रॉपर प्रकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जैसे व्यापार करने का अधिकार, कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला है। और कंपनी क्या है? कंपनी किसी पर्सन के शेयर होल्डिंग से बनी हुई चीज होती है। जैसे आज आप बात कर लो, एलआईसी है, गवर्नमेंट कंपनी है। एलआईसी का पिछले 2 साल पहले आईपीओ आया, लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ले ली। तो किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, अगर एलआईसी को किसी जगह पर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा तो आपके आर्टिकल 19 में व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन है। तो कहा कि कंपनी जनरल नॉट ए सिटीजन, जनरली ए कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, बट अगर वो आर्टिकल 19 में जाकर शेयर होल्डर्स के किसी राइट्स के कारण आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन प्राप्त कर रही है तो वहां उस कंपनी को सिटीजन माना जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यह सिटीजनशिप को आर्टिकल 19 के आधार पर कनेक्ट करते हुए व्यापार के अधिकार के लिए कंपनी को सिटीजन माना जा सकता है। यह कहा था स्टेट ट्रेडिंग इसमें आरसी कपूर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। जो ये बात है कि आर्टिकल 19 का संरक्षण अंशधारियों के माध्यम से कंपनी को दिया जा सकता है, यही बात एससीएलसीएम कंपनी लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी दोहराई गई थी। कौन सी वाली बात? ये सेकंड वाली बात कि आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन अंशधारियों के माध्यम से कंपनी को दिया जा सकता है। ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, 1963। ए कंपनी इज नॉट ए सिटीजन but later in RC Kapoor versus Union of India it was held that the protection of Article 19 can be extended to the company through its shareholder। क्लियर है कि आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन एक्सटेंड किया जा सकता है सिटीजनशिप को कंपनी के लिए भी, क्योंकि उसमें स्टेट जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनके राइट्स इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर, तो कंपनी को उस दशा में सिटीजनशिप मानी जा सकती है। ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा सा लंबा। अच्छा, मैं सिटीजनशिप पे बता दूं कि मैंने बेयर एक्ट को छेड़ा नहीं है। बेयर एक्ट को इसलिए नहीं छेड़ा, रीजन ये है कि बेयर एक्ट में कुछ पढ़ने लायक आपको आर्टिकल 5 से 11 तक कुछ पढ़ने लायक है नहीं। आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के पर्पज से एक चीज देख सकते हो यहां से कि एक तो आप हेडिंग्स देख लेना आर्टिकल 5 से लेके और आर्टिकल 11 तक की। आर्टिकल 8 में एनआरआई का कंसेप्ट है कि एनआरआई क्या होंगे, ये आर्टिकल 8 बताता है। ठीक है। बाकी ये हेडिंग ही है 5 से 11 तक, और इसमें एक जो डेट दे रखी है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत आए हैं या भारत शासन अधिनियम लागू होने से पहले आए हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पूछा जा सकता है, हालांकि नहीं पूछा जाता। जनरली मैंने देखा है एक कोई केस आ जाए तो आ जाए, नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं ये पूछते हैं, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है ये पूछा जाता है, या पूछते हैं कि सिटीजनशिप किस पार्ट के अंदर आता है, तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू लेकर 11 तक।
अब हम फंडामेंटल राइट्स जो शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक फंडामेंटल राइट्स चलेंगे। मूल अधिकार, थोड़ा सा अगर आप संविधान देखो और जब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखो या मेंस के पर्पज से देखो तो 40% या 30% क्वेश्चन आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में से ही मिलेंगे। 40% का आराम से रेशो सेट हो जाता है। तो इसमें हम आराम से 10 से 12 दिन लेंगे इस आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 51 तक पढ़ने में। 12 से 35 तक ही है ज्यादा, 8-9 दिन उसी में लगेंगे, बाकी 36 से 51 तक तो 2 दिन का पोर्शन है। तो मूल अधिकारों को आराम से पढ़ेंगे। आज आर्टिकल 12 और 13 को देखेंगे। मूल अधिकार हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा पार्ट हमने कहां से लिया था। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इसे भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें अधिकार दिए गए थे, इसलिए इसको भारतीय संविधान के मूल अधिकार वाले पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि मूल अधिकार के रूप में हमें अपने अधिकार दिए गए जो एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। अधिकांश मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करते हैं। मोस्ट फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। अधिकांश शब्द क्यों यूज किया गया? मैं ये कह सकता था कि सभी मूल अधिकार राज्य के खिलाफ होते हैं, क्यों नहीं कहा मैंने अधिकांश मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, यह शब्द यूज किया, सभी नहीं किया। रीजन ये है कि कुछ मूल अधिकार आप देखोगे, आप आर्टिकल 17 देखना जो छुआछूत वगैरह की बात करता है, आर्टिकल 25, 26, 27 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी का वो किया था, तो अनटचेबिलिटी जनरली स्टेट नहीं करता हमारे साथ, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ करता है। किस आधार पे? कास्टसिज्म के आधार पे, या पुराना जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उस आधार पे करता है। तो आर्टिकल 17 जो एबोलिशन करता है अनटचेबिलिटी का, वो एक जनरल पर्सन के खिलाफ अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल आप 23-24 देखेंगे, ये भी मूल अधिकारों का हनन कौन करता है? आम व्यक्ति करता है। ठीक है। दुर्व्यापार करना, बलात्कार करवाना, बच्चों से काम करवाना, आर्टिकल आप 25, 26, 27। तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो पर्सन के खिलाफ, एक प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। स्पेशली जब भी आपसे पूछे तो आप सबसे पहले आर्टिकल 17 पे जाओ, क्योंकि आर्टिकल 17 टोटली प्राइवेट पर्सन द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। स्टेट कभी भी अनटचेबिलिटी के आधार पर लोगों को फेवरल नहीं करता, पृथक नहीं करता। हमारी आदत है कि कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति हमारे घर के अंदर कैसे घुसा या उसने पानी कैसे पी लिया, इस आधार पे आज भी आप घटनाएं देखते होंगे। पश्चिमी राजस्थान के अंदर काफी होती है और यूपी वगैरह में तो अभी भी चप्पल खोल के बड़े घरों के आगे से निकलते हैं, वो कंसेप्ट चले आ रहे हैं। तो मैक्सिमम्स या मोस्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। अधिकांश मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो मूल अधिकार है क्या? कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार होंगे जिनको राज्य द्वारा प्रभावित किया जाता है, छीना जाता है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो संविधान में ये प्रोविजन किए, ये हमें मूल अधिकारों को, हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में प्रोविजन किए। डेफिनेशन की बात करें, मूल अधिकार की एक डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है कि मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार होते हैं जो नागरिक के बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और संविधान के भाग 3 के द्वारा उनको अनुल्लंघनीय बनाया गया है। क्या परिभाषा है? फंडामेंटल राइट्स वे आधारभूत अधिकार हैं
जो किसी नागरिक की बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और संविधान के भाग 3 के द्वारा उनको अनुल्लंघनीय बनाया गया है। 3 न्याय आपने पढ़े थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय। यहां 3 प्रकार के डेवलपमेंट आप इसमें देख रहे होंगे, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास, आप खुद के अंदर जो आपकी कैपेसिटी है डेवलपमेंट करने की बौद्धिक रूप से, कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, उसके विकास के लिए आपको निर्बाध रूप से मौका मिले पढ़ने का, कहीं रोक टोक ना रहे, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपको ऐसा ना हो कि आप छोटे लोग हो, आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इस आधार पे आपको रोका जाता है और आप उसकी वजह से बौद्धिक रूप से आप जहां जा सकते थे, जो टैलेंट आपके अंदर था वो नहीं। पुराने काल से देखते आ रहे हो आप, करण के साथ क्या हुआ था, अंगूठा काटने वाली सब आपको बातें पता है। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड था। तो टैलेंट को दबाने के लिए, क्योंकि कई लोग आप देखते होंगे बौद्धिक रूप से बहुत अचीवमेंट वाले पर्सन होते हैं, दिख जाते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास ना रुक जाए इसके लिए फंडामेंटल राइट होना है। नैतिक विकास, नैतिकता, एक जनरल व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, वो बाय कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सब हमारे अंदर नैतिक गुण है, मोरल के रूप में आते हैं। तो इनका डेवलपमेंट कब हो पाएगा? जब आप एक स्वतंत्र वातावरण में डेवलप होंगे। और आध्यात्मिक विकास के आप किस तरह से स्वयं को जानना चाहते हो, स्वयं के कंसेप्ट को जानना चाहते हो कि किस प्रकार के धार्मिक या सामाजिक रूप से आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, ये आपके आध्यात्मिक विकास का एक पार्ट होता है। अलग अलग तरह से लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं, कोई सेवा को ये मानता है, कोई आप देख रहे होंगे कि जैसे आज के जमाने में साधु संतों की स्थिति आप देख रहे हो, वो आध्यात्मिक विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। पर अधिकतर लोग हैं, सेवा भी मैं एक अध्यात्म का रूप मानता हूं कि कई प्रकार से लोग ध्यान लगाते हैं, कोई अलग अलग मैनर्स होते हैं, कोई भगवान में ध्यान लगा रहा है, कोई सेल्फ में लगा रहा है। बाकी आध्यात्मिक विकास के रूप में आप कुछ भी कर रहे हो जो आपको शांति दे रहा है, वो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो मूल अधिकार ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं या ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो इसेंशियल है किसके लिए? इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ए सिटीजन एंड आर मेड अनवायलेबल बाय आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आर्टिकल संविधान के भाग 3 के द्वारा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 के द्वारा उनको अनुल्लंघनीय बनाया गया। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आपको अधिकार दिया गया कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो एक डेफिनेशन कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो क्लियर डेफिनेशन है और शानदार डेफिनेशन है, इंटरव्यू वगैरह के लेवल पे बहुत अच्छी काम आती है कि मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार होते हैं जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और संविधान के भाग 3 के द्वारा उनको अनुल्लंघनीय बनाया गया है। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का केस इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इस केस का बहुत महत्व है। इसमें जो न्यायमूर्ति थे उस समय सुब्बा राव जी, उन्होंने कहा था कि मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्या शब्द होता है नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार? इनएलिनेबल और नेचुरल राइट्स। कि ऐसा नहीं है कि 1950 में संविधान बन गया और संविधान लागू हो गया, हमें मूल अधिकार मिल गए। सुब्बा राव जी ने जब ये जजमेंट दिया था, आप इस जजमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो उनका ये स्टेटमेंट था कि ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया 1950 में और आपको मूल अधिकार मिल गए। मूल अधिकार आपके पैदा होते ही नेचुरली आप में प्राप्त हो जाते हैं, आपके अंदर आ जाते हैं। वो बात और है कि उस समय उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ था, लोग आपके मूल अधिकारों को छीन लेते थे। पर
सुब्बा राव ने कहा कि मूल अधिकार नैसर्गिक है, नेचुरल है, आपके बाय बर्थ ही आपके अंदर वो आ जाएंगे। और ऐसे अधिकार है जिनका आप अप्रतिदेय अधिकार का मतलब जिनको आप त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, या आप तो कहते कि मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं, आप मना भी कर दोगे तो भी अप्रतिदेय अधिकार आपके अंदर रहेगा। इनएलिनेबल राइट्स इसको इसलिए बोला था जस्टिस सुब्बा राव ने। तो बात क्या थी, सुब्बा राव ने क्या कहा था, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य के केस में 1967 का ये लीडिंग केस लोग रहा था। इसको आप पढ़ोगे जब आप एक लंबी स्त्री सरकार और संविधान के बीच का डिस्प्यूट हम पढ़ेंगे। ये विशेष रूप से नवी अनुसूची के लिए हम पढ़ते हैं कि कब कब संविधान और मतलब संविधान का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी संविधान नहीं सुप्रीम कोर्ट, की कब कब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मध्य विवाद चलता रहा। ये विशेष रूप से नवी अनुसूची के लिए ये विवाद चला था कि क्या आधारभूत ढांचे में छेड़छाड़ हो सकता है। और आधारभूत ढांचे के कंसेप्ट को सबसे पहले प्रभावित किया था वो नवी अनुसूची को लेकर ही विवाद था, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स को वापस लिया था और कुछ को लेना चाहते थे। वही विवाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चला। तो गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य के केस को आप वहां भी पढ़ोगे, पर उन्होंने इस मामले में यह कहा था कि मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो जस्टिस सुब्बा राव कंसिडर्ड फंडामेंटल राइट्स एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो 6 ही फंडामेंटल राइट्स है। तो जो मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वर्तमान में 6 रह गए। एक फंडामेंटल राइट जो आप पाओगे कि आपके संविधान में अब नहीं है, आप मुझे ढूंढ के बताना कौन सा नहीं है। एक आप पढ़ोगे आर्टिकल 31, वहां लिखा होगा सामने निरसित हिंदी में, और आप इंग्लिश में देखोगे तो उसके आगे लिख रहा होगा रिपील्स। तो आर्टिकल 31 था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रिपील कर दिया गया। उसमें संपत्ति का अधिकार था कि संपत्ति आदमी का फंडामेंटल राइट्स है, आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को उससे नहीं छीन सकते। पर जैसे ही मूल अधिकार दिए और संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो उसको यूज किया जाने लगा इलीगल रूप से। लोग उसके द्वारा ब्लैकमेल करते थे, डेवलपमेंट को रोकते थे। चीजें सरकार के अकॉर्डिंग जो सरकार डेवलपमेंट चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया, समाप्त कर दिया कि प्रॉपर्टी का जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। और इसको आर्टिकल 300A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनाया गया। ठीक है, अब आर्टिकल 300A पढ़ोगे, वहां इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। वर्तमान में कितने बच रहे हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से हैं एक बार नाम रिकॉल कर लें सबका। पहला, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर आप आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ोगे, वाक स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम का। तीसरा आप पढ़ोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है। फोर्थ आप पढ़ोगे राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। फिर आप आर्टिकल 29-30 में पढ़ोगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और अंतिम है आर्टिकल जो 32 से आप 35 में पढ़ोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हमारे पास बचे हैं। सातवां कौन सा था? प्रॉपर्टी का था, जो आर्टिकल 31 में था, उसको 44वें संविधान संशोधन से रिपील कर दिया और 300A के अंदर डाल दिया। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो केवल और केवल सिटीजन को प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? सिटीजन को।
तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स बट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज एबोलिफ्ड या रिपील्ड बाय द 44 constitutional amendment and made as a constitutional right under article 300A. क्लियर है? शुरू करते हैं आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक चीज देखी, अब हम आर्टिकल 12 शुरू कर रहे हैं कि व्हाट इज स्टेट। एक 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आया था मेंस 2000, इससे पहले वाला जो मेंस था 2024 वाला था क्या? 2024 के मेंस के अंदर आई थिंक 6 नंबर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेंस में। स्टेट क्या है, स्टेट की परिभाषा क्या है, स्टेट के रिगार्डिंग पूछा था। और आप देखोगे, परिभाषा पढ़ोगे, आप देखोगे कि यार ये तो 2 लाइन का है। और 6 नंबर में पूछा था, केस लॉज के साथ वो आंसर फुलफिल करना था हमें। चलो इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 पे काफी केस लॉज है फुल डिटेल में, जैसा कि इसका आप थंबनेल देखते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं। एक भी ऐसा केस लॉज आप नहीं पाओगे जो हमारी क्लास से बाहर आपको कहीं से पढ़ना पड़े, सारे यहीं मिल जाएंगे, एक भी केस लॉज बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। राज्य की परिभाषा में क्या कह रखा है कि इस पार्ट में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड। स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल होगा? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या माना जाएगा? स्टेट। संसद, पार्लियामेंट, केंद्र सरकार होगी, संसद होगी उसकी, पार्लियामेंट होगी। संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिलके संसद। हालांकि संसद की डेफिनेशन में लोकसभा राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है। तीसरा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर जैसे राजस्थान में सिंगल हाउस का ही है, केवल विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो लेजिस्लेचर होगा उसमें विधानसभा, जहां विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग है, तो वहां वो दोनों। इसलिए विधानमंडल शब्द यूज किया है कि किसी स्टेट में, जैसे आप यूपी जाओगे, बिहार जाओगे, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, ऐसे 6 स्टेट है मेरे हिसाब से जहां पर डबल बॉडी में चल रहा है। वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आप जितनी भी लोकल बॉडीज देखते हो, लोकल बॉडी को आप 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो ऐड किया गया था पार्ट 243 में, आर्टिकल 243 में, वो सारी लोकल बॉडीज को भी स्टेट के अंदर शामिल माना गया कि वो भी स्टेट मानी जाएगी। एक शब्द यूज किया, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी, इसको डिफाइन नहीं किया। और जितने भी आप केस लॉज पढ़ोगे वो आर्टिकल 12 के 6 वाले पॉइंट पर ही ज्यादा केंद्रित रहेंगे कि अन्य प्राधिकारी क्या होगा। इसको विभिन्न केस लॉज के द्वारा बताया गया कि अन्य प्राधिकारी क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन समय समय पर केस लॉजों के द्वारा किया। प्राधिकारी क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है? प्राधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विधि बनाने की, उपविधि बनाना, आदेश जारी करना, अधिसूचना जारी करना, इनके निर्माण करने का, जारी करने और प्रवर्तित कराने की शक्ति है। तो प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई विधि बनाने की, उपविधि बनाने की, कोई ऑर्डर निकालने की, कोई नोटिफिकेशन आदि का निर्माण करना, उसको जारी करना और उसको प्रवर्तित कराने की शक्ति होती है। प्रवर्तित कराना, लागू कराना, एप्लीकेबल बनाना। तो अथॉरिटी आर दोज पर्सन्स हु हैव द पावर टू मेक, इशू एंड एनफोर्स लॉ, बायलॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, etc। क्लियर है कि प्राधिकारी कौन हो सकता है? प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति होते हैं
जिनको कोई विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण करने का और जारी करने और परिवर्तित कराने की शक्ति होती है। जितने भी आप ऐसे कर्मचारियों को देखते हो या ऐसे अधिकारियों को देखते हो सरकार के अंदर, जो कोई विधि बना सकते हैं, कोई अधिसूचना निकाल सकते हैं, कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं या उनको एप्लीकेबल करा सकते हैं, उनको इन्फोर्स करा सकते हैं, तो वो सारे अधिकारी स्टेट की परिभाषा के अंदर आते हैं, उनको स्टेट के अंदर रखा गया। स्टेट की परिभाषा क्यों पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल 12 में? क्यों पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा? क्योंकि मूल अधिकार स्टेट के विरुद्ध हमें मिले हैं, तो हमें पता तो लगे स्टेट है क्या। फंडामेंटल राइट्स में हमने एक बात पढ़ी थी ना, अभी ये बात पढ़ी आपने कि अधिकांश मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। ये राज्य के विरुद्ध, तो पहले राज्य तो पता लगे राज्य है क्या, तभी तो हम देखेंगे कि हमारा मूल अधिकार किसने छीना है, राज्य ने छीना है क्या, तो राज्य के विरुद्ध जाएंगे। अच्छा, कोई पड़ोसी हमारा कोई मूल अधिकार छीन रहा है तो हम पड़ोसी से अलग से झगड़ेंगे सिविल राइट्स के थ्रू। बाकी राज्य अगर हमारा मूल अधिकार छीन रहा है तो फंडामेंटल राइट्स है। तो आप फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, इसलिए हम राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में पढ़ रहे हैं। अब राज्य में आपको पता लग गया क्या क्या है। केंद्र सरकार हो गई, भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार, उसकी संसद होगी। राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार की विधानसभा या विधान परिषद जो भी विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा है वो हो गया। लोकल अथॉरिटी होगी और अदर अथॉरिटी हो गई। ठीक है, अदर अथॉरिटी को में जो अथॉरिटी शब्द है उसको हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसे व्यक्ति अथॉरिटी हैं जो कोई विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना का निर्माण, जारी और परिवर्तित कराने की शक्ति रखते हैं। अथॉरिटी आर दोज पर्सन हु हैव पावर टू मेक, इश्यू एंड एनफोर्स लॉज, बायलॉज, ऑर्डर और नोटिफिकेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेकराज वर्सेज भारत संघ, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी, ये दोनों केस थे, अलग अलग समय के केस हैं, पर दोनों केसों में एक कॉमन कंसेप्ट कहा गया था कि एनसीईआरटी राज्य नहीं है। ये जो आप सिलेबस वगैरह आपका जारी करता है, ये एक परिषद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को राज्य नहीं माना गया। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख लेना एक बार आप लोग। एनसीईआरटी को क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम एजुकेशन, ऐसा कुछ करके होगा, तो एक बार एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख लेना। तो एनसीईआरटी में जो काउंसलिंग शब्द लगा होता है, ये काउंसलिंग एक अलग से सेल्फ बॉडी होती है, इसलिए इसको इस राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं माना गया। नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो आपका सिलेबस जारी करता है एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो टेकराज वर्सेज भारत संघ का केस, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी का केस, दोनों में कॉमन बात कही गई थी कि एनसीईआरटी इज नॉट ए स्टेट, राज्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद एम इलियास, या कहीं किताबों में आप इसको FN इलियास भी पढ़ोगे। MM इलियास, SN इलियास, दोनों नाम आते हैं। फर्क पड़ जाता है कि कई बार कोई अथोराइज्ड ऑथर अगर FN इलियास लिख देता है और उसी के आधार पर अगर पेपर में आ जाता है तो उतना सा फर्क आ जाता है। बाकी MM इलियास, FN इलियास कॉमन बात है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों नाम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूछ ले ICAR। ठीक है, जो भारतीय कृषि शोध परिषद है ये राज्य है, ये किस केस में कहा गया था? तो ये क्वेश्चन आता है तो दोनों केस लॉज एक साथ नहीं आएंगे कि MM इलियास वर्सेज ICAR और SN इलियास वर्सेज ICAR, दोनों में से किस केस में कहा गया था। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक ही नाम आएगा। आप इलियास से ध्यान रख लेना कि MM इलियास हो चाहे SN इलियास हो, जहां इलियास आ रहा है उसको हमें आंसर के रूप में
मानना है। तो MM इलियास या SN इलियास वर्सेज ICAR के केस में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को स्टेट के रूप में माना गया। NCERT भी क्या था, काउंसलिंग था, पर उसको स्टेट नहीं माना, ICAR को स्टेट माना। ICAR की स्थापना एक एक्ट के अंतर्गत की गई थी, इसलिए इसको स्टेट माना गया। तरसीम सिंह वर्सेज BFNL, तरसेम सिंह भी आ जाता है, ये कई जगह ना इसको तरसेम सिंह के नाम से भी आता है, तरसेम सिंह या तरसीम सिंह जैसा भी आपको मिले, वर्सेज BFNL में। इसमें BFNL को स्टेट माना गया कि BFNL एक राज्य है। अभी देखो मैं आपको ये जो मैंने एक नीचे चार्ट बना रखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं निम्न में से कौन सा आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं है, तो आप देख लो कि ये सारे स्टेट हैं, इनके अलावा कुछ आ रहा है तो आप उसको अलग कर सकते हो। विश्वविद्यालय स्टेट है, क्यों? क्योंकि हमारे विधानसभा, विधान परिषद के द्वारा, विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा किसी बिल को पास करके यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया जाता है। तो जो भी ऐसी बॉडी है जो किसी विधान के अंदर, कानून के अंदर, किसी एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश हुई है, वो सारे स्टेट की परिभाषा में आएगी। विश्वविद्यालय के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यूपी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये सारे स्टेट की परिभाषा में। नगर पालिका, नगर पालिका एक्ट 2009 के द्वारा स्टेब्लिश होता है। देवासन बोर्ड, जो हमारी धार्मिक जितनी भी जगह है इनको कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है, उसको देवासन बोर्ड कहते हैं। ये भी एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश होता है, तो देवासन बोर्ड को भी क्या माना गया, राज्य की परिभाषा में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एक्ट के द्वारा ये गठित होती है। LIC का एक एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC कराते हैं ना, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इसका LIC एक्ट है, उसके द्वारा ये स्टेब्लिश हुई थी। कारखाना वित्त निगम, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ करके होगा, कारखाना वित्त निगम। क्या लिख रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कारखाना वित्त निगम। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC हमारी महारत्न कंपनी है ONGC, जो गैस वगैरह में डील करती है, ऑयल और गैस में। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, नेशनलाइज बैंक, सारे जो नेशनलाइज बैंक के 14 नेशनलाइज बैंक के सारे जो आप प्राइवेट वगैरह देखते हो ना, ये सब नेशनलाइज बैंक के अंदर ही आते हैं। राष्ट्रपति स्टेट के अंदर रखा गया, क्यों रखा गया, आगे हम केस लॉज पढ़ेंगे, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति को हमने क्यों रखा। जब राष्ट्रपति क्या होगा, आर्टिकल 359 की पावर का यूज करेगा, आर्टिकल 359 की पावर का यूज करेगा, तो तब वो क्या होगा, राज्य शब्द की परिभाषा में आएगा। इसलिए उसको हमने राज्य माना, क्योंकि आर्टिकल 359 में वो भाग 3 में कुछ अधिकार होते हैं, उनको छीन लेता है, और जब आप किसी के अधिकारों को छीनोगे तो फिर आपने उसके मूल अधिकार छीने, तो आप राज्य की परिभाषा में आ जाते हो। तो जनरली राष्ट्रपति राज्य नहीं है, पर एक केस लॉज में कहा गया कि जब आर्टिकल 359 के शक्तियों का यूज करता है, हरुभाई और गुजरात राज्य का केस था, शायद वो अभी आ जाएगा, हरुभाई गुजरात राज्य का केस होगा, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जब आर्टिकल 359 की शक्ति का प्रयोग करता है तब वह राज्य माना जाएगा। आर्टिकल 359 में क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगी होती है, उस दौरान भाग 3 में कुछ प्रदत्त अधिकार होते हैं, उनमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को राष्ट्रपति आपको निलंबित कर सकता है, उन फंडामेंटल राइट्स को। तो जब वो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 359 की पावर का यूज करके, तब उसको स्टेट की परिभाषा के अंदर माना जाएगा। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भाई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो निर्णय देगा, और निर्णय तो लीगल है, तो अगर कोई निर्णय हमारे खिलाफ आया तो हम ये थोड़ी मानेंगे कि आर्टिकल उसने हमारे मूल अधिकार छीने, आर्टिकल 12 के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्य होगा। मानेंगे या नहीं मानेंगे, चलो डिस्कस करेंगे आगे। आप केस पढ़ोगे, नरेश वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का पढ़ोगे, AR अंतुल्य वर्सेज RF नायक का पढ़ेंगे, इसी में पढ़ लेंगे क्लास में, अभी 1-2 स्लाइड के बाद ही होगा।
मजा आएगा पढ़ने में। वहां डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्यों राज्य है और क्यों नहीं है, मतलब कब राज्य है और कब नहीं है। बीएफएनएल राज्य है, अभी पढ़ ही लिया हमने, तरसेम सिंह हमें बता के गया कि भैया बीएफएनएल राज्य है। रेलवे बोर्ड राज्य है। सीएसआईआर, ठीक है, सीएसआईआर आई थिंक सेंट्रल साइंस एंड क्या होता है सीएसआईआर का फुल फॉर्म, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही होता है शायद। तो आप एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से होता है काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता सीएसआईआर का। तो काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर को राज्य माना गया। लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट कंपनियां जो सरकार, जिसमें सरकार ने आम जनता को भी हिस्सेदारी दे रखी है, जैसे मैं एलआईसी की बात कर रहा था, सरकारी कंपनी है पर उन्होंने अपने 10% 20% शेयर हिस्सेदारी बेच दी और जनता के पास उसमें हिस्सेदारी है। तो ऐसी लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सभी कॉरपोरेशन, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, ये सारी चीज कॉरपोरेशन है, वो सारे स्टेट की परिभाषा में आएंगे। तो आप समझ जाओ वो सभी बॉडी जो कहीं ना कहीं किसी एक्ट के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा स्टेब्लिश हुई है, गवर्नमेंट के द्वारा बनी है, वो सारी होंगी। एनसीईआरटी राज्य नहीं है, ये याद कर लेना, पूछा जाता है 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनसीईआरटी राज्य नहीं है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, तो ये आप देख लेना, एनसीईआरटी राज्य नहीं है। आगे बढ़े, इंग्लिश में देख लेते हैं इनको। यूनिवर्सिटी, एक्टिविटी बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, देवासन बोर्ड। देवासन बोर्ड ऑल रिलीजियस पैलेस, जितने भी मंदिर होते हैं उनका जो देख रेख करता है, मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, उस इंस्टीट्यूट को कहता है देवासन बोर्ड। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, नेशनलाइज्ड बैंक। प्रेसिडेंट when he exercised the power of article 359, chief justice of high court, BFNL, railway board, CSIR limited and public limited company, all corporations etc, all इनको स्टेट माना गया। बाकी आप आगे की केस लॉज में और पढ़ लोगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को सोम प्रकाश वर्सेज भारत संघ के केस में स्टेट माना गया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी स्टेट है। किस केस में कहा गया? सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको IAAI करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेज रमन सेट्टी का केस ये होगा, वर्सेज रमन सेट्टी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेट माना गया किस केस में? रमन सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। ये दोनों केस, इसके बाद एक और केस आएगा मदन लाल वर्सेज स्टेट का केस, जिसको मोहन लाल एक्चुअल नाम है उस केस का। इन तीनों केसों को इंपोर्टेंट मान के पढ़ना, क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे इन केसों को स्पेशली मेंशन करना। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस था। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, शांताबाई एक एम्प्लॉय थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। इस केस में क्या कहा गया कि अन्य प्राधिकारी पदावली में, जो आप 6 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे थे राज्य के अंतर्गत अदर अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज की पदावली के अंदर, उस शब्द के अंदर वे प्राधिकारी सम्मिलित किए जाते हैं जो अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। संप्रभु शक्ति, सोवरेनिटी पावर को जो यूज कर सकते हैं, उनको अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आते। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में क्या कहा गया कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, वे प्राधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पर इस परिभाषा के अंतर्गत प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन या कोई लीगल पर्सन है, उनको स्टेट के अंदर शामिल नहीं किया गया, जैसे कंपनी और यूनिवर्सिटीज को स्टेट नहीं माना गया। इस निर्णय को पलटा
उजमाबाई में, उजमाबाई वर्सेज उजमाबाई वर्सेज यूपी, उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाले, उक्त का मतलब होता ऊपर वाला, उक्त फैसला पलटते हुए कहा, फैसला में डबल मात्रा आएगी, कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई स्पेशल श्रेणी नहीं होती कि जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वही अन्य प्राधिकारी होंगे। इसने कहा कि प्राधिकारी की ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती या कोई जनरल कैटेगरी नहीं होती जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत निकायों की श्रेणी में आते हैं। तो इसने शांताबाई का जजमेंट पलट दिया कि अन्य प्राधिकारी की कोई स्पेशल श्रेणी नहीं है, और एक कॉमन कंसेप्ट निकल के आ गया कि अन्य प्राधिकारी वही होंगे जो कोई विधि, उपविधि, कोई नोटिफिकेशन, आदेश वगैरह निकाल सकते हैं, उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो उजमाबाई में क्या कहा कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई स्पेशल सामान्य श्रेणी नहीं होती जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत कोई निकाय की श्रेणी में आती हो, और इस केस में विश्वविद्यालय और कंपनी को राज्य माना गया, और इसमें CSIR को राज्य नहीं माना गया था। ठीक है, रीजन वही कि काउंसलिंग शब्द हमेशा दिक्कत करता है, और काउंसलिंग को राज्य नहीं मानते। परिषद क्या होता है, एक अलग लोगों के द्वारा गठित बॉडी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा वो गठित नहीं होती। पर बाद में क्या हुआ कि जब जब कोई रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट बनने लगी तो सरकार खुद उनको डेवलप करने लगी और उनके नाम में काउंसलिंग डाल दिया गया। तो जब स्टेट के द्वारा कोई चीज गठित होती थी तो उसको, अगर उसके नाम में काउंसलिंग होता था तो भी उसको स्टेट मान लिया जाता था, क्योंकि अब जैसे ये काउंसलिंग, CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसलिंग ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अगर ये कोई रिसर्च करके उसका कंक्लूजन निकालेगी, उस कंक्लूजन को बाद में इन्फोर्स किया जाएगा। तो जब आपका कंक्लूजन है या आपका कोई भी नोटिफिकेशन है या आपने कोई लॉज बनाया है उसके रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक रिसर्च के बाद बना है, तो उस लॉज को बाद में सरकार इन्फोर्स करती है। तो इसलिए इसको एक राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया बाद में। पर उजमाबाई के केस में क्या कहा, विश्वविद्यालय, कंपनी तो राज्य, CSIR को राज्य नहीं माना गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड शांताबाई, द टर्म्स अदर अथॉरिटीज इंक्लूड दोज अथॉरिटीज दैट कैन एक्सरसाइज सोवरेन पावर अकॉर्डिंग द डेफिनेशन नेचुरल एंड लीगल पर्सन डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या कहा कि अदर अथॉरिटीज इंक्लूड दोज अथॉरिटीज दे कैन एक्सरसाइज सोवरेन पावर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नेचुरल एंड लीगल पर्सन डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एग्जांपल जैसे कंपनी, यूनिवर्सिटी। बट क्या हुआ, इन उजमाबाई एंड स्टेट ऑफ यूपी द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द अबव डिसीजन एंड सेड दैट देयर इज नो जनरल कैटेगरीज ऑफ अथॉरिटी that fall under the category of bodies in article 12। तो आर्टिकल 12 के अंदर कोई ऐसी जनरल कैटेगरी नहीं है जो आर्टिकल 12 के अंदर बॉडीज के कैटेगरी में आती हो। एंड यूनिवर्सिटी और कंपनी को कंसीडर किया गया एज ए स्टेट, CSIR को स्टेट नहीं माना गया उजमाबाई के केस में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मोहनलाल मदनलाल। मैंने मोहनलाल मदनलाल क्यों लिख रखा है, बहुत लाइफ की बेकार घटना के रूप में मैं इस चीज को जानता हूं कि यही 2023-24 का एग्जाम था जो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, या शायद मेरे को याद आ रहा है 2021 का एग्जाम हो मेंस का, जब 3 नंबर में ऐसा कुछ पूछा गया था, अन्य प्राधिकारी को लेकर ही मेंस के अंदर कुछ पूछा गया। और मेरे एक मित्र, बहुत करीबी मित्र रहे हैं, और वो आधे नंबर से फाइनल कट ऑफ चूक गए थे। आफ्टर इंटरव्यू जो फाइनल कट ऑफ जारी होती है, आधे नंबर से चूक गए थे और 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो उन्होंने इस केस को मेंशन कर रखा था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मदनलाल, और इसमें अन्य प्राधिकारी शब्द को परिभाषित किया गया। और जब फाइनली सिलेक्शन चूकने के बाद आप लोग कॉपी वगैरह मंगाते हैं, तो वो कॉपी मंगाई तो इस पर गोला कर रखा था इस केस में। मैं बड़ा अचंबा हुआ कि यार इतना बड़ा आंसर लिखा और इसने 3 में से आधा नंबर दे रखा है, मतलब फुल आंसर लिखे, सारे केस लो लिखे, फिर भी इसने दे रखा है, और इस पे गोला क्यों कर रखा है।
बाद में एक इंग्लिश ऑथर की अच्छी बुक आती थी, उसको पढ़ा तो पता लगा कि ये मोहनलाल है, नॉट मदन लाल है। अब लोकल जो बुकें पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से, वहां मदन लाल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मदन लाल मोहनलाल। तो मैं इस चीज को देखते ही कई बार फील करता हूँ कि कितना दुख देता है। शायद ये इस पे ध्यान नहीं जाता मदन लाल पर, और हो सकता था आधे की जगह एक दे देते फाइनल कट ऑफ के अंदर, उस समय सेलेक्ट हो जाता। समय की बात है, हालांकि सब जॉब में है, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ने सबको कहीं ना कहीं दिया है। आप लोग भी प्रयास करते रहो, मेहनत बेकार नहीं जाती, मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मोहनलाल, मदन लाल को हटा देना, मोहनलाल ये फाइनल है। अन्य प्राधिकारी शब्द को पहली बार इस केस में परिभाषित किया गया। द टर्म्स अदर अथॉरिटीज वाज डिफाइंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मोहनलाल। क्लियर है। अजय हासिया वर्सेज खालिद मुजीब का केस था। इस केस में कहा कि आर्टिकल 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी भी एक राज्य मानी जाएगी। तो आर्टिकल 12 में अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य के द्वारा जो रजिस्टर्ड संस्था होती है, कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, उसको क्या माना जाएगा? राज्य माना जाएगा। ये अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में कहा। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, एम्र है, इसको हटा के एक्ट कर लेना। तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1989 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी मानी जाती है, इसलिए उसको स्टेट माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। इसके अंतर्गत सोसाइटियां गठित होती थी, और कोई एक्ट के द्वारा कोई सोसाइटी गठित होती है तो उसको केंद्र सरकार की एजेंसी मानेंगे, और केंद्र सरकार के द्वारा जो गठित हुआ है वो क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। तो अजय हासिया खालिद मुजीब का केस क्या कहता है कि आर्टिकल 12 में अन्य प्राधिकारी जो 6 नंबर की कैटेगरी है उसके अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था भी राज्य मानी जाएगी, स्टेट मानी जाएगी। और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1989 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी को केंद्र सरकार की एक अभिकरण या एजेंसी माना गया। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। A registered society is a state under the term other authority used in Article 12. क्या कहा कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी इज ए स्टेट अंडर द टर्म्स अदर अथॉरिटी यूज इन द आर्टिकल 12. A society registered under the Society Registration Act 1989 is a instrumentally agency of the central government. ठीक है। सीलाबार से सेक्रेटरी चिल्ड्रन सोसाइटी, बालक सहायता संघ, ये जो सेक्रेटरी थी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी की, सीलाबार से बनाम सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। इसमें कहा गया कि बालक की सहायता के लिए जो संघ बना हुआ है वो राज्य का एजेंट माना जाएगा, और आर्टिकल 12 के अंतर्गत वो भी राज्य माना जाएगा। किंतु टेकराज वर्सेस भारत संघ के केस में रजिस्टर्ड संस्था को राज्य नहीं माना गया, और एनसीईआरटी एक रजिस्टर्ड संस्था थी, उसको राज्य नहीं माना था टेकराज वाले में। ठीक है। तो सीलाबार से का केस याद रख लेना। आर्टिकल 12 में जो बालक सहायता संघ होते हैं, चिल्ड्रन के हेल्प के लिए जो कोई संघ या कोई भी एजेंसी रजिस्टर्ड होती है जो बालकों की सहायता करती है, वो स्टेट की एक एजेंसी है, इसलिए आर्टिकल 12 के अंतर्गत उनको स्टेट माना जाएगा। The syllabus से secretary children and society. The children and society was held in the agent of the state and therefore a state under the article 12. However, in Tekraj versus Union of India, registered society was not considered in the state. Therefore, NCERT is not a state. फाइनल स्थिति क्या है? NCERT स्टेट नहीं है। रजिस्टर्ड सोसाइटियां जितनी भी है, रजिस्टर्ड यूनियन जितनी भी है, वो सारी स्टेट है। या रजिस्टर्ड यूनियन है, बालक सहायता संघ, ये सबको सीलाबार से में माना। रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो अजय हासिया के केस में स्टेट की परिभाषा में माना गया। ठीक है। आर्टिकल 12 की लास्ट स्लाइड है आज की। सुखदेव वर्सेज भगत राम। इसमें पूर्ववाद का अनुमोदन करते हुए ओएनजीसी, एलआईसी और
कारखाना वित्त निगम को अन्य प्राधिकारी माना गया। सुखदेव सिंह भगत राम बाद का केस था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें पहले जो जजमेंट दिए थे ओएनजीसी को लेकर, एलआईसी को लेकर, आईएफसी को लेकर, उनको वापस अनुमोदन किया, अफर्म किया गवर्नमेंट ने प्रीवियस केसों के जजमेंट को। और क्या कहा सुखदेव वर्सेस भगत राम ने, एफर्मिंग द प्रीवियस केस इट वाज हेल्ड दैट ओएनजीसी, एलआईसी एंड आईएफसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर अदर अथॉरिटीज, इनको अन्य प्राधिकारी के रूप में माना गया। एमसी मेहता हमारे मूल अधिकारों के लिए लड़े। हालांकि स्टूडेंट तो बहुत गुस्सा निकालता है कि कितने केस हैं एमसी मेहता के नाम से। हालांकि पूरे जीवन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारे अधिकारों के लिए एमसी मेहता एज ए लॉयर लड़ते रहे। तो एक प्राइवेट निगम और कंपनी को राज्य शब्द में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कोई प्राइवेट निगम है या कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको स्टेट के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। क्या कहा गया? ए प्राइवेट कॉर्पोरेशन और कंपनी शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब केस आता है नरेश वर्सेस महाराष्ट्र। इसमें क्या कहा गया? न्यायपालिका राज्य नहीं है, जुडिशरी इज नॉट द स्टेट। किसमें कहा गया? नरेश वर्सेस महाराष्ट्र के केस में। क्यों कहा गया? क्योंकि जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका लॉ के हिसाब से जजमेंट देता है, और जो चीज इन द लॉ चल रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है, वो आपके राइट्स को तो कहीं भी हनन कर नहीं सकता, वायलेशन कर ही नहीं सकता। तो ये कहा कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। किसमें? आर्टिकल 12 के अंदर जुडिशरी को राज्य नहीं माना गया। ठीक है, भले ही जुडिशरी ने सही निर्णय दिया, गलत निर्णय दिया, हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो भैया ऊपर चले जाओ। अगर निर्णय सही नहीं दिया तो हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, डीजे कोर्ट चले जाओ, बट न्यायपालिका को राज्य नहीं माना गया। नरेश वर्सेज महाराष्ट्र। फिर केस आया ए आर अंतुल्य वर्सेज आर एफ नायक। सब जानते होंगे इस केस को। ए आर अंतुल्य थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ए आर अंतुल्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आर एफ नायक को कौन नहीं जानता? एक पिक्चर मुझे याद नहीं आ रही, एक दिन का मुख्यमंत्री, नायक अनिल कपूर, ऐसा कुछ याद आ रहा। पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, नायक ही था शायद पिक्चर का नाम। एक दिन का मुख्यमंत्री बनता अनिल कपूर, बस ठीक वही महाराष्ट्र का ही लोकल है। एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे ए आर अंतुल्य, और विपक्षी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, ईमानदार छवि थी आर एफ नायक। ठीक है, हमारा केजरीवाल टाइप के मानो, इनको ईमानदार छवि हुआ करती थी आर एफ नायक जी की। इन्होंने ए आर अंतुल्य पे मुख्यमंत्री होते हुए सीमेंट का कुछ घोटाले का आरोप लगाया, और इनके बीच में केस चला। तो वहां जब न्यायपालिका के कुछ जजमेंट आए, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट इन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया वो मेरे मूल अधिकारों का हनन करता है, इसलिए न्यायपालिका स्टेट है और मेरे मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। तो ए आर अंतुल्य वर्सेज आर एफ नायक में बहुत डिटेल में स्थिति बताई कि न्यायपालिका स्टेट कब होगा और कब नहीं होगा। तो कहा गया कि न्यायपालिका जनरली नॉट ए स्टेट, जुडिशरी इज नॉट जनरली नॉट ए स्टेट, जनरली नहीं है। जब जब वो जजमेंट देगी, भले वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, आप अपील में चले जाओ, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। अभी अपील में जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी, 50 तरीके आपके पास। न्यायपालिका के रास्ते खत्म ही नहीं होते। कोई लास्ट में नहीं सुन रहा, राष्ट्रपति के घर पे जाके आधी रात को चले जाओ कि माफीनामा। तो कहा कि न्यायपालिका का जजमेंट या न्यायपालिका कोई भी निर्णय देती है, कोई भी फैसला देती है, भले वो मूल अधिकारों के अगेंस्ट जा रहा हो, आपको लग रहा हो, पर वो उस समय स्टेट की परिभाषा में नहीं आएगा। कब आएगा? जब न्यायपालिका किसी न्यायाधीश की या किसी जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति करता है, और तब वो उसके मूल अधिकार को कहीं प्रभावित करता है, उस स्थिति में न्यायपालिका को स्टेट माना जाएगा। जैसे मैं अच्छा खासा अपनी पापा, मम्मी, भाई, वाइफ, लोग परिवार के साथ सेट हूं, किसी जगह पे गया ही था, 1 साल से मैं अपना बेंच संभाल रहा हूं, अच्छे से काम कर रहा हूं। लोकल में कोई भी बार से डिस्प्यूट हो गया, या वहां के डीजे से डिस्प्यूट हो गया, या हाई कोर्ट के किसी व्यक्ति से, माननीय न्यायाधीश महोदय से मेरा डिस्प्यूट हो गया, और उन्होंने उठा के मेरे को ट्रांसफर टिका दिया। जुडिशरी में जनरली 3 साल में ट्रांसफर होते हैं, रोटेशनली ट्रांसफर होता है। तो मेरे खिलाफ एक जानबूझ के
ट्रांसफर किया जाता है, तो मैं उस स्थिति में, क्योंकि अब मेरा ट्रांसफर किया है न्यायपालिका ने, तो मेरे मूल अधिकार का हनन किया कि भाई मैं तो मेरे हिसाब से काम कर रहा था, अकॉर्डिंग टू लोग वर्क कर रहा था, इन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, मेरे मूल अधिकार छीना है, तो मैं उस स्थिति में न्यायपालिका को राज्य मानेंगे और उसके अगेंस्ट में अपने आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं। तो जब न्यायपालिका जुडिशरी न्यायाधीश या जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है तब उसको स्टेट माना जाएगा, जजमेंट देता है तब वो स्टेट नहीं है। तो AR अंतुले जो माननीय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के वर्सेज RF नायक, द जुडिशरी विल बी कंसिडर्ड द स्टेट व्हेन इट्स अपॉइंटेड जज एंड ऑफिसर्स। क्लियर है, द जुडिशरी विल बी कंसिडर्ड द स्टेट व्हेन इट्स अपॉइंट जज एंड ऑफिसर। हरुभाई गुजरात राज्य का केस जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रपति जब आर्टिकल 359 की शक्ति का प्रयोग करता है जब स्टेट माना जाएगा। क्या था आर्टिकल 359 में कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो जब हमारे मूल अधिकार को राष्ट्रपति महोदय निलंबित करने आएंगे तब हम उनको स्टेट मान लेंगे कि भैया इन्होंने हमारे मूल अधिकार को निलंबित किया। अदरवाइज राष्ट्रपति स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। कब आएगा? जब आर्टिकल 359 की शक्ति का प्रयोग करेगा तब वह राज्य होगा। हरुभाई पटेल होगा मेरे हिसाब से इसके pीछे। हरुभाई वर्सेज गुजरात राज्य का केस है। द प्रेसिडेंट इज ए स्टेट व्हेन ही एक्सरसाइज द पावर अंडर आर्टिकल 359। The president is a state when he exercise the power under Article 359. मनदीप मिश्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का लीडिंग केस क्लोज रहा है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टेट नहीं है। मनदीप मिश्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का लीडिंग केस क्लोज था कि ए चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट ए स्टेट। क्लियर है, सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा इशू है। कल आर्टिकल 13 को फिनिश करते हुए आर्टिकल 14 को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आर्टिकल 13 पूरा फिनिश हो जाएगा, आर्टिकल 14 पे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोबारा नए साल में। वापस शुरुआत कर रहा हूं। पॉजिटिविटी बनी रहती है, आप लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, कुछ बता पाते हैं। एक लंबा अनुभव है, स्ट्रगल किया है आपकी तरह हमने भी लंबा, उसके बाद कहीं पहुंच पाए हैं जीवन में। तो उस चीज को हम सोचते हैं कि जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन के बारे में एक मैं कॉमन कंसेप्ट कहता हूं, पढ़ हर कोई रहा है, पढ़ सभी रहे हैं, बट पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, किस चीज को कितना पढ़ना है और किस चीज को कितना कम पढ़ना है, ये और आपका डिसिप्लिन, ये चीजें आपकी सक्सेस को तय करती है। कभी अलग से मोटिवेशन को लेकर एक लेक्चर रखेंगे, तब चर्चा करूंगा कि क्या होता है सक्सेस के लिए, आपको क्या करना पड़ता है स्पेशल, जो आपके रूट को तय करता है। तो मनजीत मिश्र और यूनियन ऑफ इंडिया ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट ए स्टेट। कल पढ़ेंगे आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से असंगत, इनकंसिस्टेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आती हैं। 13 में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उनको पढ़ेंगे, उन प्रिंसिपल पे क्या क्या केस लॉज हैं उनको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल लगता है आर्टिकल 13, पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।